नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है। कहते हैं ना कि जुर्म किसी भी कितना भी मजबूत और कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना किया जाए, एक ना एक दिन अपने आप खुल जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई अरविंद केजरीवाल की चल रही थी, आज दरअसल है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए जो अंतिम दरवाजा था वो भी बंद कर दिया। एक दरवाजा अरविंद केजरीवाल के पास बचा हुआ था, जिस हथियार का वो इस्तेमाल लास्ट में करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया पूरी तरीके से। अब हम इसको विस्तार में आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की जमानत और जो उनकी हिरासत और कस्टडी को लेके एक याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से फाइल की गई थी कोर्ट के अंदर। उस पर सुनवाई होनी थी। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक होते हुए हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे पॉइंट ऐसे बताए जिससे कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के होश उड़ गए और वो रिजेक्ट हो गई थी जमानत, ये याचिका। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, घर का पैसा जाता नहीं है, जेब से तो जा नहीं रहा, सरकारी पैसा है, उसको आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही थी। आज सुनवाई होते होते अचानक जो बेंच थी उसने कहा कि अगले नेक्स्ट हियरिंग पे आप तैयार होके आइएगा, हम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। अब आखिर ये अंतरिम जमानत वाला पॉइंट कहां से आ गया? दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल के पास एक रास्ता बचा हुआ था। अगर उनकी ये वाली याचिका खारिज होती, हिरासत और उनकी रिमांड और कस्टडी को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी, अगर ये रिजेक्ट होती तो अरविंद केजरीवाल के पास एक रास्ता बचा हुआ था। वो दोबारा एक याचिका फाइल करते जिसमें वो कहते जी मुझे जो है अंतरिम जमानत दे दी जाए, जैसा मनीष सिसोदिया और ये सब कर चुके हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाते जी हमारे तो अंतरिम जमानत दे दो हमें चुनाव के लिए। इसीलिए उस दिन बेंच ने पूछा था कि आपने जमानत याचिका क्यों नहीं लगाई, ये भी तो आपका राइट है। तो इस पर जो वकील हैं, वो अरविंद केजरीवाल के वकील, उन्होंने कोई एकदम सफिशिएंट सा जवाब दिया नहीं। हालांकि बड़े वरिष्ठ वकील हैं और जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि एक उन्होंने हथियार बचा के रखा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जब ये वाला हथियार खर्च हो जाएगा तो हम दूसरा वाला हथियार अभिषेक मनु सिंघवी इस्तेमाल करेंगे, जो अरविंद केजरीवाल के वकील है। लेकिन अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तरीके से अचानक पूछ लिया इस हथियार के बारे में कि भैया आप जब इतना वो है तो आपने जमानत क्यों नहीं लगाई, तो ये जवाब नहीं दे पाए। फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगली तारीख पे हम आपके अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, और ईडी को कह दिया कि भैया आप तैयार होकर आइएगा। अब जब आज उसकी तारीख थी, तारीख पर जब आए अरविंद केजरीवाल के वकील, तो उनकी आज कोर्ट के अंदर ईडी ने अभिषेक मनु सिंघवी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज कोर्ट में ईडी की तरफ से एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। पूरी तैयारी करके आए थे कि किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने कमजोर नहीं पड़ना है, और पूरी तैयारी के साथ ये दोनों, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल को पेश होना पड़ा, इसका मतलब ईडी की तैयारी बहुत जबरदस्त थी। और जब ये पेश हुए तो वहां पर ईडी के वकीलों ने जब बोलना शुरू किया और कोर्ट ने जब सवाल पूछने शुरू किए, तो वहां पर बहुत सीधे सीधे जब ईडी की तरफ से ये सारी बातें रखी गई, तो परत दर परत सारी चीजें, जिस बात के बारे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी
शुरू से लेके अब तक लगातार झूठ बोलती आ रही थी, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी कोर्ट के अंदर। बहुत क्लियर कहा। ये जो सबसे पहला सवाल, जो सवाल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जनता के सामने उठाया करते थे, उन्हीं सवालों को टारगेट किया गया कोर्ट के अंदर, और उन सवालों के जवाब लीगलाइज करा दिए ईडी की तरफ से। अब हम आपको उन सवालों के बारे में भी बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह था कि कोर्ट ने पूछा कि जी आपने इतने दिनों के बाद आखिर अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों लिया? ये तो पहले ही आ जाना चाहिए था अगर इन पर घोटाले का आरोप था, तो आपने इतने दिन बाद क्यों इनका नाम लिया? तो उन्होंने कहा कि इनका नाम इसलिए बाद में हुआ कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अरविंद केजरीवाल इसमें डायरेक्ट शामिल होंगे। जांच तो शराब घोटाले की चल रही थी और पूरी जांच केवल फोकस थी मनीष सिसोदिया के ऊपर, क्योंकि मनीष सिसोदिया आबकारी मंत्री थे और सारे घालमेल में मनीष सिसोदिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसलिए जांच चल रही थी मनीष सिसोदिया एंड कंपनी के ऊपर। हमें नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। तो इस पर जज साहब ने पूछा, बेंच ने पूछा कि आखिर अरविंद केजरीवाल का नाम पहली बार कब और कैसे आया? फिर जब इसमें था ही नहीं, शुरू से इसकी जांच ही फोकस नहीं थी। तो इस पर बहुत क्लियर कट ईडी की तरफ से कहा गया कि सबसे पहली बार 23 फरवरी 2023 को अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था शराब घोटाले के अंदर। कैसे आया था? दरअसल हुआ क्या, शराब घोटाले के अंदर जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का मामला था, उसकी जांच करते हुए ईडी, जो के कविता है जिसने ये रिश्वत दी थी, साउथ लॉबी की जो हेड है, जो अभी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, के कविता की जांच करते हुए ईडी पहुंची। के कविता के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए थे, बुच्ची बाबू, ईडी ने बुच्ची बाबू को अरेस्ट किया। और जब बुच्ची बाबू से ये सारी पूछताछ की तो पहली बार 23 फरवरी 2023 को बुच्ची बाबू ने अपने बयानों में बताया कि 100 करोड़ की रिश्वत, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था के कविता का। ये बात गौर करने वाली है। पैसा असल में क्या होता है, जो बड़े जो बिजनेस हाउस होते हैं, जो बड़े इस तरीके के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनका जो सारा काम है, उनके फाइनेंशियल जो मैनेजर होते हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ये पैसे के लेन देन के सारे काम वही करते हैं। तो बुच्ची बाबू के कविता साउथ के अंदर बड़ी एक डिस्टिलरी की मालिक है, बहुत बड़ी आदमी है, लग्जरी लाइफ जीती है और बीआरएस नेता है और सीएम की बेटी है, खुद बीआरएस की तरफ से एमएलसी है और पूरे जो एम्पायर है, शराब का जो कारोबार है, उसको के कविता ही संभाल। तो के कविता के कहने पर बुच्ची बाबू, जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने ही 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए थे। और ये जो रिश्वत आई थी, आम आदमी पार्टी के नाम से आई थी। उन्होंने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और ईडी के इस बात से होश उड़ गए कि ये तो केजरीवाल डायरेक्ट सीएम, मुख्यमंत्री शामिल है। तो जब मुख्यमंत्री शामिल पाया गया तो उसके बाद सबसे पहली बार 23 फरवरी 2023 को जब अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता है तो ईडी ने यह सारा मामला अपने अधिकारियों के सामने रखा और अधिकारियों के सामने जब उनसे इस पर सारी चर्चा करने के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच शुरू की। ये पूरा मामला इस तरीके से हुआ था। अब हम आपको इसमें परत दर परत ये बताते कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या और ऐसा पूछा गया जिसने तिहाड़ जेल के अंदर बैठे अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ा दिए और अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, यह हम दावे के साथ कहते हैं।
जो अंतरिम जमानत का जो एक रास्ता बचा हुआ था अरविंद केजरीवाल का, अब वो भी बंद हो गया है। और इस पर भी हम आपको आगे की विस्तृत तरीके से इस पर बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं। तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश हुए एसबी राजू ने कहा कि हम दिखा सकते हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की मांग की थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू की ओर से एक नोट दिया गया, कोर्ट को एक नोट दिया गया जिसमें इनकी पूरी डिटेल थी, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की इस तरह की दलील का विरोध किया कि जांच एजेंसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है। ईडी की ओर से राजू ने कहा कि शुरुआती चरण में अरविंद केजरीवाल पर ध्यान केंद्रित नहीं था, हमें कोई शक नहीं था कि केजरीवाल जैसा आदमी इसमें शामिल होगा। जांच एजेंसी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। जांच आगे बढ़ी तो भूमिका स्पष्ट हो गई। यानी कि जांच एजेंसी को फुल कॉन्फिडेंस था कि केजरीवाल इसमें मुख्यमंत्री जो है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी और बुच्ची बाबू को पकड़ा गया, जो के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और आम आदमी पार्टी का नाम सामने आया, गोवा चुनाव में पैसे का लेन देन हुआ, 45 करोड़ वहां गए, ये सारी डिटेल बुच्ची बाबू ने दी थी ईडी। एसवी राजू ने आगे कहा कि अगर हम शुरू में ही अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछना शुरू कर देते तो इसे दुर्भावना कहा जाएगा। जज साहब, केस को समझने में समय लगता है। जो ये कह रहे थे कि इतनी देर से क्यों नाम आया सामने, समझने में समय लगता है। हम इसे रात भर नहीं रख सकते थे, बातों की पुष्टि करनी होती है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने पूछा कि बयानों में केजरीवाल का नाम पहली बार कब आया। इस पर एसवी राजू ने बताया कि 23 फरवरी 2023 को बुच्ची बाबू के बयान में पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था। अब इसमें एक और बड़ी बात हुई। बात यह थी कि कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आप तो कह रहे थे कि 100 करोड़ की रिश्वत है, लेकिन इसमें आ रहा है कि आप 1100 करोड़ रुपए हो गई है, ये क्या हुआ। तो इस पर भी एसवी राजू की तरफ से जवाब दिया गया कि जो इस अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने दलील रखी। एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होने के बाद 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। मनीष सिसोदिया की जमानत जब रद्द हुई उसके बाद ईडी ने 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है शराब घोटाले के अंदर। ये भी आप समझिए, 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। ये ईमानदार जो बन रहे हैं ना अपने आप को, इनका आज मुंह से चेहरे से नकाब उतार कर रख दिया ईडी ने। 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि अपराध की आय यानी रिश्वत 100 करोड़ रुपए थी और ये महज 2 से 3 सालों में ये 1100 करोड़ कैसे हो गई। ये रिटर्न की अभूतपूर्व दर है। ये कैसे हुआ भाई, 1100 करोड़ 100 करोड़ आप बता रहे थे, 1100 करोड़ हो गई। इस पर एसपी राजू ने क्या जवाब दिया। एसपी राजू ने कहा कि 590 करोड़ थोक व्यापारी का मुनाफा है। 590 करोड़ जो शराब कारोबारी थे, थोक व्यापारी, उनका मुनाफा था। उन्होंने जो मुनाफा कमाया दिल्ली से वो 590 करोड़ रुपए कमा गए। जो शराब की सप्लाई कर रहे थे, इससे शराब कंपनियों ने 900 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। और जो शराब कंपनियां थी यानी के कविता एंड कंपनी जो थी उसने 900 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर लगभग 338 करोड़ था। 338 करोड़ आपको याद आया, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कहा था आप चोर है, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल ये रखा हमारे सामने। तो वो 338 करोड़ रुपए का जो अंतर था वो मनीष सिसोदिया पर चला गया। और ये पूरी चीज अपराध की आय नहीं हो सकती। इसके बाद ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई।
इसलिए शुरुआत में उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जांच उन पर केंद्रित ही नहीं थी तो सवाल पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि इस मामले में सबसे पहले किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई, किस सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी की तारीख क्या थी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या ब्यूरोक्रेट्स। इस पर ईडी की ओर से एसबी राजू ने जवाब दिया कि 9 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने एसवी राजू की दलीलों पर सवाल किया कि जिन बयानों के हवाले से आप जो कह रहे हैं वो संभवत आपकी कल्पना हो सकता है कि किकबैक दिया गया है। इस पर राजू ने कहा कि हम अपनी जांच को इन बयानों के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं और हमें उसमें काफी कामयाबी मिल रही है, इसलिए आप उसे गलत काल्पनिक नहीं बता सकते जज साहब। और एसबी राजू ने कहा कि हमारे पास उस समय किसी के को दोष देने का कोई कारण नहीं था। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें कौन कौन सीधे तौर पर शामिल है और सीधे तौर पर रिश्वत के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते थे हम, क्योंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल था। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर आप सवाल नहीं उठाते तो ये आपका मसला है, आप इन लोगों को गिरफ्तार करते, इनको पकड़ते, ये आपका मसला है। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने ईडी से केस की सभी फाइल मांगी और कहा कि हम देखना चाहते हैं कि ऑफिसर ने क्या नोटिंग किया। फाइलें जो है ईडी की, उनमें ऑफिसर जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने क्या नोटिंग किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 3 अहम केस की फाइल नोटिंग मांगी है। इनमें आरोपी शरद रेड्डी की फाइल की गिरफ्तारी है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की फाइलें मांगी हैं ईडी ने। ये सारी चीजें ईडी ने मंगा ली है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब बुरी तरीके से फंस चुकी है इस मामले के अंदर, शराब घोटाले के अंदर। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले को आगे एक्सटेंड कर दिया है, फैसले को सुरक्षित रख लिया है, वो केवल और केवल इसलिए रखा गया है कि आज ईडी ने जिस तरीके की दलीलें दी और जितने सबूत, जितनी फाइलें दी कोर्ट को, बेंच को, उनसे बेंच कहीं ना कहीं बिल्कुल सेटिस्फाई थी। फिर इसमें एक बड़ा मामला था कि इनको जो है चुनाव के लिए जैसे मांग रहे हैं, इनको कंडीशंस बेल दे दी जाए। इस पर ईडी ने कहा कि जनाब आप अगर कोई भी नोटिंग अगर करते हैं वो नजीर होता है, और अगर मान लीजिए कोई किसान आपके सामने आके कहे कि उसकी फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है, कटाई पर है, उसे खेत में जाके काट कर उसमें से दाना निकालना है, इसलिए अंतरिम जमानत दे दी जाए, मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा, तो क्या आप उसको जमानत दे देंगे? शायद नहीं। अगर कोई डॉक्टर किसी अपराध में शामिल हो, गिरफ्तार हो जाए और किसी टेबल पर कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर में उसका इंतजार कर रहा हो, तो क्या आप उसको ऐसे में जमानत दे देंगे? शायद नहीं। बहुत सारी दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, बताया गया कि किस तरीके से जो अपराधी जो होता है वो अपराधी होता है, वो ना नेता होता है, ना अभिनेता होता है, ना किस आम होता है, ना खास होता है, लेकिन अपराधी केवल अपराधी होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी नेता के बारे में इस तरीके का फैसला देगी तो शायद ये नजीर बन जाएगा और हर आदमी, हर अपराधी जो इस तरीके के लोग होंगे, बिजनेसमैन अपने घाटे की, अपने रिटर्न फाइल करने के लिए जमानत, अंतरिम जमानत मांग लेगा, किसान अपनी अनाज के लिए अंतरिम जमानत मांग लेगा, डॉक्टर अपने ऑपरेशन के लिए अंतरिम जमानत, तो इसका मतलब ये नजीर बन जाएगा और फिर सभी लोग जमानत मांगने लगेंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता कानूनी रूप से। और इस बात से जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई थी और उन्होंने अभी इनकी फाइलें मांगी है। उन फाइलों की आईओ की नोटिंग चेक करने के बाद संभवतः आगे अरविंद केजरीवाल अभी बहुत लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा उन्हें अभी एनआईए भी गिरफ्तार करने के लिए बैठी है, केस उन पर चालू होने वाला एलजी ने भेज दिया है और एनआईए अगर उन पर अगर एनआईए इन्हें गिरफ्तार करती है तो इन पे जो यूएपीए लग जाएगा और ये जो कानून इन पर लगा तो ये एक तरीके से टेररिस्ट की श्रेणी में आ जाएंगे और इन्हें हो सकता है तिहाड़ जेल से ट्रांसफर करके
कहीं और डिब्रूगढ़ जेल जैसी जगह पर इनको भेज दिया जाए, रखा जाए, क्योंकि आतंकवादी कनेक्शन के तौर पर जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस के जो सर्वे शर्मा आतंकवादी है, जो भारत का सर्टिफाइड आतंकवादी है, उसने जो 133 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को, देविंदर सिंह भुल्लर को छोड़ने के एवज में दिए थे, वो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल अभी लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बारे में तो समझ लिया है कि अभी मैं छूटने वाला नहीं हूं, इसलिए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया है और जो स्टार प्रचारकों की आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल का नाम है, जबकि राजनीति में उन्हें एबीसीडी भी नहीं पता है। बहरहाल किस तरीके की चोरी करते हैं और चोर पकड़े जाते हैं, आज सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल के सारे रास्ते आज सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिए हैं और बहुत लंबा समय अब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को बिताना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते को अभी तक छिपाए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उजागर करके आज बंद कर दिया है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।